नमस्कार। आज हम संविधान की एक बहुत ही अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 16। जी, जो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसके मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो अपवाद हैं, और खासकर आरक्षण को लेकर ये कैसे समय के साथ बदला है, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अनुच्छेद 16 के पहले दो हिस्से, खंड 1 और 2, वो क्या कहते हैं? देखिए, वो एक तरह का मौलिक वादा करते हैं कि राज्य के अधीन कोई भी नौकरी हो या नियुक्ति हो, सभी नागरिकों को बराबर मौके मिलेंगे। मतलब कोई भेदभाव नहीं? हाँ, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या फिर निवास स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, यहाँ ये वंश और निवास वाले आधार अनुच्छेद 15 से अलग हैं, है ना? उसमें ये नहीं थे। बिल्कुल सही, ये दो अतिरिक्त आधार यहाँ जोड़े गए हैं, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या है? जहाँ खंड 1 और 2 कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं, वहीं जो आगे के खंड हैं 3, 4, 5 और 6, वो कानूनों का समान संरक्षण देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समान संरक्षण? इसका मतलब है कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वो समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। यहीं से आरक्षण की बात आती है। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि वास्तविक समानता स्थापित हो सके। ठीक है, तो इन अपवादों और शक्तियों को थोड़ा और समझते हैं। खंड 3 क्या है? खंड 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वो चाहे तो कुछ नौकरियों के लिए किसी खास राज्य या क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य बना सकती है। पर ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती। नहीं, ये शक्ति केवल संसद के पास है। और फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ दें, जहां अनुच्छेद 371D के तहत विशेष व्यवस्था है, ऐसा कोई राष्ट्रव्यापी प्रावधान लागू नहीं है। और फिर आता है खंड 4, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित रहता है। हाँ, खंड 4 ही आरक्षण की बहस का केंद्र है। ये राज्य को अनुमति देता है कि अगर राज्य की राय में कोई पिछड़ा वर्ग है जिसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए पद आरक्षित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, उनके पक्ष में पदों के आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो मंडल आयोग बना था। सही। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल अध्यक्ष थे। ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। और इसने क्या सिफारिश की थी? इसने करीब 3700 से ज्यादा जातियों की पहचान की पिछड़े वर्ग के तौर पर। ये आबादी का लगभग 52% हिस्सा था, और सिफारिश की कि ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण होना चाहिए। जिसे फिर लागू किया गया 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा। जी, और उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें 2 और बदलाव करने की कोशिश की। क्या बदलाव थे वो? एक तो ये कि जो ओबीसी कोटा है 27% का, उसके अंदर भी जो ज्यादा गरीब हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। और दूसरा, जो सवर्ण जातियों में गरीब हैं उनके लिए अलग से 10% आरक्षण। और यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वो प्रसिद्ध इंदिरा साहनी केस। हाँ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इसे मंडल केस भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैसला था ये। कोर्ट ने क्या कहा इस पर? देखिए, कोर्ट ने ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण था, उसको तो संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो सवर्णों के लिए 10% आर्थिक आरक्षण का प्रस्ताव था ना, हाँ, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा। कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। और कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई थी शायद। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण शर्तें थी। पहली, कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाए, मतलब ओबीसी में जो संपन्न लोग हैं उन्हें इसका लाभ ना मिले। इसके लिए कोई समिति भी बनी थी? हाँ, राम नंदन समिति बनी थी इसकी पहचान के लिए। दूसरी शर्त थी कि ओबीसी लिस्ट में जातियों को जोड़ने या हटाने की शिकायतों के लिए एक स्थायी संस्था बनाई जाए, जो बाद में एनसीबीसी बनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। बिल्कुल 1993 में बनी, और 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। तीसरी शर्त थी कि पदोन्नति यानी प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं होगा। और एक सीमा भी तय की थी आरक्षण पर। हाँ, सबसे अहम कि कुल आरक्षण कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में इसे पार किया जा सकता है। लेकिन सरकार प्रमोशन में आरक्षण न होने वाली बात से सहमत नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने फौरन कदम उठाया। 77 संविधान संशोधन किया 1995 में। उससे क्या हुआ? उससे अनुच्छेद 16 4A जोड़ा गया।
ये राज्य को SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति देता है अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। और इसमें बाद में एक और चीज जोड़ी गई थी सीनियरिटी को लेके। हाँ, 85वां संशोधन 2001 में इससे परिणामिक वरिष्ठता या कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी शब्द जोड़ा गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई SC/ST कर्मचारी आरक्षण के जरिए प्रमोशन पाता है तो उसे जो सीनियरिटी मिलेगी वो बनी रहेगी, भले ही सामान्य वर्ग के कोई कर्मचारी उससे पहले से उस ग्रेड में हो लेकिन बाद में प्रमोट हुआ हो। अच्छा, और वो जो 50% सीमा थी और बैकलॉग वैकेंसी का मुद्दा था। हाँ, बैकलॉग यानी पिछली भर्तियों की खाली रह गई आरक्षित सीटें। कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड नियम को तो माना था, मतलब उन सीटों को अगली भर्ती में ले जा सकते हैं, लेकिन कहा था कि ये 50% सीमा के अंदर ही होना चाहिए। तो इससे दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल, कई बार बैकलॉग सीटें मिलाकर कोटा 50% से ऊपर चला जाता था, तो इसके लिए 81वां संशोधन आया 2000 में। उसने क्या प्रावधान किया? उसने अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा। ये कहता है कि राज्य बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग वर्ग मानकर भर सकता है और इन सीटों को उस साल की ताजा रिक्तियों के साथ जोड़कर 50% सीमा की गणना नहीं की जाएगी। समझ गया। एक तमिलनाडु वाला मामला भी है जहां 69% आरक्षण है। हाँ, वो एक विशेष स्थिति है। तमिलनाडु ने अपने 69% आरक्षण कानून को 76वें संशोधन 1994 के जरिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा दिया था। 9वीं अनुसूची में डालने का क्या मतलब होता है? माना जाता था कि उसमें डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हालांकि IR कोएल्हो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, मतलब केशवानंद भारती केस के फैसले के बाद, 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं हैं, अगर वो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करते हैं। तो तमिलनाडु वाला मामला अभी भी चल रहा है? जी, वो मामला अभी भी लंबित है। अच्छा, हमने खंड 4 और उससे जुड़े संशोधनों पर काफी बात की। खंड 5 क्या कहता है? खंड 5 एक अलग तरह की छूट देता है। वो कहता है कि अगर कोई पद किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से जुड़ा है तो कानून ये प्रावधान कर सकता है कि उस पद पर उसी धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति ही नियुक्त हो। 2019 से जोड़ा गया ये राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए नौकरियों में 10% तक आरक्षण देने की अनुमति देता है। ये मौजूदा आरक्षण के अलावा है? जी हाँ, ये SC/ST OBC के लिए जो आरक्षण है उसके अतिरिक्त है। ओके। और ये आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति है। क्या ये सभी नौकरियों पर लागू होता है? इसमें कहा गया है कि कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को इस EWS आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अनुच्छेद 16 एक तरफ तो सबको बराबरी का मौका देने की बात करता है, बिल्कुल, अवसर की समानता, लेकिन दूसरी तरफ जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई यानी आरक्षण जैसे प्रावधानों की भी गुंजाइश रखता है। हाँ, ये एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है और इसीलिए इतना जटिल और लगातार विकसित होने वाला कानूनी क्षेत्र बन गया है। बिल्कुल।